हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, एंड इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग बात करें, खास करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो इस प्रकार का डेटा, इस प्रकार की खबरें ऑब्वियसली हम लोगों को मतलब और भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहने के लिए काफ़ी मतलब एनर्जी देती है, बूस्ट देती है, ठीक है। और इस प्रकार की जब भी डेटा सामने आता है, मैं तो हमेशा आप लोगों के सामने वो रिकॉर्ड यहाँ पे रख ही लेता हूँ, बिकॉज एक ज़माना ऐसा रहता था जहाँ पे इस प्रकार की इतना अच्छा डेटा यूजुअली नहीं आता था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इतना अच्छा डेटा जो लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो कंसिस्टेंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो डेफिनेटली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये बहुत ही पॉजिटिव डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये हमें हिंट देता है कि अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो हमारा मार्केट और कितना मजबूत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, अभी कल के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार डाउ जोन्स तो आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। ठीक है, यूजुअली अमेरिकन बाजार गिरेगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं कि 10 आउट ऑफ 10 अमेरिकन बाजार गिरेगा तो हमारा बाजार भी गिरेगा करके। बट हाँ, 10 में से 8 बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। एंड जो भी अमेरिकन बाजार गिरता है, ठीक है, हमारा जो काम होता है यूजुअली निफ्टी 50 का, ये ओपनिंग से रिलेटेड रहता है। तो आप देख सकते हो ओपनिंग एक्सपेक्टेड था, वैसे ही हुआ। हाँ, उसके बाद बाजार कैसा चलता है वो एक अलग से पैटर्न रहता है। बट फिर भी आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में हम लोग को निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बीच में तो हरे निशान में भी आ गया, एंड जाते जाते लाल निशान, मतलब वो बस नाम मात्रा के लिए लाल निशान है, सिर्फ 18 पॉइंट यहाँ पे डाउन नजर आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हम लोग को निचले स्तर से इंडेक्स लेवल के भी हिसाब से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और दोस्तों, इसके पीछे का पूरा अगर कोई गेम चेंजर श्रेय हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है तो दोस्तों वो है रिटेल इन्वेस्टर। यस, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, देखिए ये तो मार्केट का दस्तूर, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर कोई मतलब अगर देखा गया तो मतलब सक्सेसफुल तो होता है नहीं। मतलब आप कोई भी चीज़ में फील्ड में चले जाओ तो आपको बताइए हमेशा ऐसे ही होता है कि 90% फेलियर ही रहता है एंड 10% ही यूजुअली एवरेज अगर हम बात करें तो सक्सेस रेशो होता है। ठीक है, जहाँ पे सक्सेस रेशो ही 90% है, वहाँ पे आपको पता है रिवॉर्ड्स कुछ खास रहेंगे नहीं। आप बोलोगे कि भाई मैंने 10th एग्जाम क्लियर की है, भाई कौन सी बड़ी बात है, सब लोग पास हो जाते हैं यूजुअली देखा गया तो, ठीक है। बट अगर आप एकदम टफेस्ट एग्जाम्स की बात करोगे, हाँ, तो वहाँ पे 90% 99% फेलियर का ही रेशो रहेगा, केवल 1% 2% या फिर 10% ही सक्सेस रेशो रहेगा। सो ये लंबा चौड़ा प्रवचन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाजार में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बदली है। बट वो भी कौन से रिटेल इन्वेस्टर, वही वो जो 10% में आते हैं उनकी हम बात करें, 90% वालों की नहीं। मैक्सिमम 90% वाले कौन रहते हैं, जो यूजुअली पेनी स्टॉक्स के ही पीछे ज़्यादा चलते हैं, या फिर वो यूजुअली जो एकदम तेज़ी वाले स्टॉक होते हैं उनको ही खरीदने में पसंदीदा या फिर अपनी रुचि रखते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम बाकी रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो इनके हाथ अगर किसी ने मजबूत किए हैं तो दोस्तों वो है रिटेल इन्वेस्टर ने। एंड डीआईएस के हाथ मजबूत किसने किए हैं, तो वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड ने। डीआईएस में तो अलग अलग हम लोग को इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। डीआईएस मतलब क्या, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहता है वो होता है म्यूचुअल फंड का। सो म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे दोस्तों, काफ़ी सारा इन्फ्लो हम लोग को लगातार रिटेल इन्वेस्टर की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो चुका है तो वो है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, एक ज़माना ऐसा रहता था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे मार्केट को चलाते थे मतलब क्या है, बहुत सिंपल है भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो मार्केट को यहाँ पे चला सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल स्टॉक में, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी, कि 1000 करोड़ लगा दो, ठीक है, अब बाय करो तो भाई वो स्टॉक भागेगा। ठीक है, 1000 करोड़ लगा दो, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप किसी स्टॉक से 1000 करोड़ निकाल दो तो स्टॉक गिरेगा, एज सिंपल एज दैट। बट मान लीजिए अगर आप 1000 करोड़ यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो स्टॉक गिरेगा। बट भाई सामने वाला खरीदने के लिए अगर 1500 करोड़ लेकर आ गया तो आप समझ रहे हो कि आपका 1000 करोड़ भी खरीद लेगा और ऊपर से और 500 करोड़ की डिमांड वो जनरेट कर लेगा। और यही चीज़ें होती हुई देखने को मिल चुकी है कि यहाँ पे डीआईएस के हाथ मजबूत हो चुके हैं। डीआईएस के पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज के चलते। एंड वो इन्फ्लोज किन के ओर से बढ़े हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर की ओर से यहाँ पे बढ़े हुए। तो इसीलिए एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो चलिए डेटा के ऊपर ही आ जाते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली करके उन्होंने रखी हुई है, 26 से 27 हज़ार करोड़ का माल बेचा उन्होंने। बट डीआईएस ने आप देख सकते हो मैक्सिमम माल खरीदा। देन 29 हज़ार करोड़ का माल बेचा, डीआईएस ने वापस खरीद लिया। देन थोड़ा सा चलो उन्होंने खरीद लिया, अच्छी बात है, वैसे तो डीआईएस अपना काम करे। फिर उन्होंने एकदम जोरदार ट्रिगर दबाया, 36 हज़ार करोड़ का माल बेचा, कोई बात नहीं भाई, डीआईएस ने ऑलमोस्ट खरीद लिया। देन वापस बेचा, देन वापस उन्होंने खरीदा। ये तो सिर्फ डीआईएस का डेटा है, और भी खरीदने वाले अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनको तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे। मतलब क्या है भाई, आप यहाँ पे लाल निशान क्रिएट करते जाओ, डीआईएस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हो लगातार वो खरीदते जा रहे हैं।
तो वो खरीद कैसे रहे हैं? अपने घर से पैसा थोड़ी ना लाते। ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर जितना पैसा उनको देते जाएंगे उतना ही उनके पास वो शक्ति बढ़ती जाएगी कि हम खरीद सकते करके। आप 10,000 बेच रहे हो ना, चलो हमारे पास है 10,000 खरीदने के लिए, आप लाख बेच रहे हो, क्या लाख खरीदने की क्षमता है क्या? तो अगर उनके पास पैसे रहेंगे तो वो खरीद लेंगे। तो यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड दोस्तों अभी आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हो चुका है, 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो गया। एंड उसी का डेटा सामने अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को इन्फ्लोज यहाँ पे इक्विटीज़ में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगभग 1.88 लाख करोड़ के आसपास। जस्ट इमेजिन, इतना शानदार इन्फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम पिछले साल की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर, उस हिसाब से 8% हायर देन प्रीवियस ईयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो गया है कि जो बेसिक रिटर्न्स यहाँ पे रहते हैं कि 5 ईयर्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैसा यूजुअली डबल होना चाहिए इक्विटीज़ में। लार्ज कैप की बात करें तो, इंडेक्स लेवल की बात करें तो वही चीज़ें अचीव भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे कि जो SIP का जो अकाउंट है वो अभी 8.20 करोड़ तक जा चुका है। ऑब्वियसली अभी तक डेटा यहाँ का अपडेट नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे शायद से कल या फिर आज लेट नाइट, वी डोंट नो, अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो फेब का डेटा हमारे सामने है कि फेब में तो SIP 19,000 करोड़ तक चली गई थी। अभी मार्च का भी डेटा यहाँ पे सामने आ ही चुका है, तो वो भी अपडेट यहाँ पे हो ही जाएगा। सो बताने का मकसद क्या है कि आप इमेजिन करके देखना कि थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाओगे, अभी 4-5 साल पहले की अगर बात करें, 16-17 में भी अगर चले जाओगे, एक ज़माने में SIP कितनी हुआ करती थी? 3,000 करोड़, सिर्फ 3,000 करोड़। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो रहा है? अभी चलो फेब का ही डेटा पकड़ लेते हैं, 19,000 करोड़। ठीक है, सोच कर देखिए 3 से 19 कितना गुना हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है, देखिए। और ये लगातार चीज़ें बढ़ने वाली है। ठीक है, डेवलपिंग नेशन में यही सबसे खास बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी की चीज़ों की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, भाई ऑलरेडी वो सारा मार्केट हम लोगों को हायर लेवल पे ऑलरेडी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वहाँ पे कोई बड़ी बात यहाँ पे बची नहीं है। अगर बची है टॉप 5 इकोनॉमीज के हिसाब से, तो हमारे देश में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है विथ कंसिस्टेंसी। तो इस पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे समझना है। और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, कंक्लूजन वही, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के चलते बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो FIs कितना भी बेचे, आप देख ही रहे हो कि मार्केट में गिरावट अगर हो जाती है तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। DIs वापस मार्केट में खरीदारी करके मार्केट को ऊपर लेकर यहाँ पे जाते हैं। एंड अभी जो पैसा है वो लार्ज कैप में भी हम लोग को ज़्यादा आते हुए देखने को नहीं, लार्ज कैप में ही ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको पता है इंडेक्स लेवल पर हम लोग को ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारे बदलाव हम लोग को अभी फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा है GST कलेक्शन का डेटा अच्छा आया है, इनकम टैक्स का भी डेटा अच्छा खासा यहाँ पे आया है, जो बताता है कि लोगों की आमदनी यहाँ पे बढ़ रही है। एवरेज डेटा में बोल रहा हूँ, आई नो अगर आप डीपली जाओगे सर इतना आया है उतना रिफंड भी आता है, एक एवरेज पकड़ लो। एवरेज अगर हम देखेंगे अर्लियर डेटा के हिसाब से, तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए तो आपने देखा कि इतनी ज़्यादा SIPs बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रोवाइडेड इसका अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल रहा है कि हमारा निफ्टी एकदम मजबूती से खड़ा है। अगर गिर भी गया तो एकदम ज़्यादा पैनिक नहीं होता है, वरना कोविड में तो क्या हालत हुई थी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं 5 साल में भी जो डबल देना चाहिए, ऑलमोस्ट एक एवरेज रिटर्न, उस हिसाब से ही निफ्टी भी यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एकदम सही डायरेक्शन में हमारा मार्केट यहाँ पे जा रहा है। देखिए बीच में ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगे, ठीक है, सबसे बड़ा हथियार होता है ऑपरेटर का, अगर किसी को बाहर निकालना है मार्केट से तो होता है डर। ठीक है, आप सामने वाले को डरा दो, कैसे डरा दो भाई, मार्केट को तोड़ दो, ज़बरदस्त गिरावट कुछ होनी चाहिए, कोई ना कोई उनको भी बहाना चाहिए, विदेश से कोई तो खबर आनी चाहिए। पुतिन ने अगर कुछ कर दिया, थोड़ा सा नया कुछ वॉर बेर जैसी सिचुएशंस अगर क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली अगर कुछ पैनिक क्रिएट किया जा सके तो वो ज़रूर उसका फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे। बट याद रखना मार्केट कभी खत्म नहीं होता है, इसके पहले भी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। वो एक टेम्पररी फेज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वो भी सबसे अच्छी बात ये है कि वो टेम्पररी फेज़ का जो पीरियड ऑफ टाइम है रिकवरी का, वो भी धीमे धीमे करके शॉर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ DIs के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। हाँ, अगर पैसा नहीं होगा तो लंबी अवधि के लिए वो स्टॉक्स नीचे ही रहेंगे, इंडेक्स नीचे ही रहेगा, एंड फिर धीमे धीमे करके रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बट ये ऐसे पहले हुआ करता था, अभी फिलहाल ऐसा नहीं होता है। एंड इसी चीज़ के चलते चलो अगर आपको शेयर्स भी स्टडी करने, भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो जैसे कि बात यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो रही थी, तो AMC वाले स्टॉक्स आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। 4 ही AMC वाले स्टॉक्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इसमें से 2 ही अच्छे नजर आ जाते हैं, एक है HDFC AMC एंड निप्पॉन लाइफ। ठीक है, जितना रिटर्न इन्होंने देना चाहिए था, जिस हिसाब से सेक्टर बढ़ा है उस हिसाब से तो रिटर्न्स नजर नहीं आते। डेफिनेटली आप कह सकते हैं 141, 155 कोई खराब रिटर्न्स नहीं, डेफिनेटली खराब नहीं है। बट जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक टाइम पे 4.5 लाख करोड़ का मार्केट हुआ करता था ये AUM के हिसाब से,
आज अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ चला गया, 50 लाख 55 लाख करोड़ के आसपास, 10 11 12 गुना। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे तो डबल भी प्रॉपरली नहीं बना है, मतलब मर मर के रिटर्न्स बोलते हैं ना, बनना वैसे बना है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखने को मिले। आप चाहो तो इन सेक्टर को स्टडी कर सकते हो, चाहो तो कैंप्स को भी स्टडी कर सकते हो, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इनको भी थोड़ा बहुत कोई बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए करके। सो बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं एक टाइम पे हम 18,000 पे थे, कभी 22,000 प्लस चले गए, 22,500 चले गए, पता भी नहीं चला। तो यही चीज़ होती है, तेज़ी जब आती है ना पता ही नहीं चलेगा, एंड उसके बाद स्टॉक मतलब मार्केट है ना ऐसा ऐसा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कब 25 हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, कब 30 हो जाए पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मार्केट में तेज़ी काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी मतलब काफ़ी लिमिटेड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो मैं बार बार कहता हूँ, 250 दिन में से 230 दिन तो भाई पिटाई होनी है, कंसोलिडेशन फेज, गिरावट, एक्सट्रीम गिरावट, ये वो ऐसा वैसा। बट 20 दिन में जो तेज़ी होगी वो पूरे 230 दिन के ऊपर भारी पड़ती है, और अल्टीमेटली मार्केट को लेफ्ट टू राइट ऊपर लेकर ही जाती है। तो ये डेटा अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी गिरावट में आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कोई जापान की तरह नहीं है भाई कि नीचे 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 जा रहे, सब कुछ खत्म यहाँ पे हो चुका है, डिफ्लेशन की ओर है, पॉपुलेशन नहीं है करके, डिमांड नहीं करके, बिल्कुल भी नहीं। जितना जापान में चल रहा है सब कुछ उल्टा हमारे पास चल रहा है, सब कुछ है, डिमांड है, अच्छा खासा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जीडीपी आप देख सकते हो, ठीक है। कंट्रोवर्सी को किनारे कर दे, फिर भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट डेवलप कंट्री से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है, ये भी जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन एक ही निकल कर आता है भाई, जो अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बना रह रहा है भाई, उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है भाई, एफडी से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोगों को जरूर चीज़ें देखने को यहाँ पे मिले। मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।